नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की यूनिट नंबर 2 के बारे में। का सिलेबस जो आपके स्क्रीन पे है बेसिकली 4th सेमेस्टर में रेलेवेंट होती है। ठीक है, तो जो सिलेबस है वो देखते हैं क्या है। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देन जो नेक्स्ट आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देन थर्ड टॉपिक आता है जिसमें 3 सब टॉपिक्स हैं, दैट इज पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, देन जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड देन प्रोसीजरल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसमें अगर हम देखें व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड करता है द रोल ऑफ ईच बॉडी, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो क्या है, लेजिस्लेचर का रोल क्या है कि आपको लॉ बनाना है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है, जो लॉ बना उसको एग्जीक्यूट करना है। एंड जुडिशरी का रोल क्या है कि जो लॉ बना उसको चेक करना कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। साथ ही साथ जो लॉ बना उसके बेसिस पे अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसे हैंडल करना या फिर कहूं तो रिड्रेस करना, ठीक है। तो बेसिकली ये सबके रोल्स हैं। पर क्या हुआ कि लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ बनाने का। अब लॉ बनाते बनाते मान लो कभी लेजिस्लेचर को आलस आ जाए या कहूं तो लेजिस्लेचर कभी ओवरबर्डन हो जाए, तो क्या होता है, जैसे हम लोग कभी थके हुए होते हैं या परेशान होते हैं काम से ज्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना काम जो है किसी और पे सौंप देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो लेजिस्लेचर है जब ओवरबर्डन होगी, जब थकी हुई होगी, जब परेशान होगी, बहुत ज्यादा टेंस्ड होगी, तो उस सिचुएशन में क्या है, वर्क को मेंटेन करने के लिए और पाइल अप वर्क ना हो इसलिए वो क्या करेगा, वो जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है वो डेलीगेट कर देगा। वो दूसरे बॉडी को, जैसे एग्जीक्यूटिव है, उसे वो पावर दे देगा कि आप मैटर्स पे लॉ बना दो, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जब लेजिस्लेचर ओवरबर्डन हो, जब लेजिस्लेचर के पास लॉ बनाने का टाइम ना हो, उस केस में जो लेजिस्लेचर है उसके पास ये पावर है कि वो सोसाइटी को पीसफुली रन कराए। और सोसाइटी को पीसफुली रन कराने के लिए उसके पास ये पावर है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी को लॉ मेकिंग पावर दे दे ऑन सम सब्जेक्ट मैटर, ऑन सम टॉपिक, ठीक है। तो बेसिकली ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट। देखें, इन अ मॉडर्न स्टेट द लेजिस्लेचर कैन नॉट ऑलवेज अटेंड टू ऑल डिटेल्स रिक्वायर्ड इन लॉ मेकिंग, hence it delegates some law making power to the executive or other authorities. This process is known as delegated legislation, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, डेफिनेशन पार्ट, दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन refers to rules, regulations, bylaws, notifications and orders made by any authority or person other than the legislature, ठीक है। तो जब लेजिस्लेचर, जिसके पास मेन पावर है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो सब्जेक्ट मैटर्स पे लॉ बना सकती है एज पर द प्रोवाइडेड लिस्ट, जो कि है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग लॉ बना सकती है। तो जब क्या हो, लॉ या फिर बाय लॉ या नोटिफिकेशन या रूल्स या रेगुलेशंस कोई और बनाए अदर देन लेजिस्लेचर, अगर कोई पर्सन या फिर कोई अथॉरिटी बनाती है तो उसको क्या बोला जाता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब देखते हैं सेलमैन की डेफिनेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज दैट व्हिच प्रोसीड्स from any authority other than sovereign power and is therefore dependent for its continued existence and validity on some superior or supreme authority, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, सपोज दैट हमने ये पढ़ा कि जो लेजिस्लेचर है उसके पास ये पावर है कि वो लॉ बना सके, ठीक है। अब उसने क्या करा, उसने कुछ पावर को डेलीगेट करा टू एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब डेलीगेट करने का मतलब क्या है कि मेन ऑनर कौन है उस पावर का, लेजिस्लेचर मेन ऑनर है। देन उसने क्या करा, कुछ टाइम के लिए कुछ सब्जेक्ट मैटर्स को डेलीगेट कर दिया कि आप जो है इस मैटर पे लॉ बना दो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इट इज द मेन ओनर के पास ये पावर है कि ये लॉ बना सकती है। देन इट इज द टेम्परेरी ऑनर, मतलब जिसको कुछ टाइम के लिए ऐसी पावर दी गई कि इस सब्जेक्ट मैटर पे या इतने महीनों तक या कुछ स्पेसिफिक पीरियड या कुछ सब्जेक्ट मैटर्स पे वो लॉ बना सकती है। तो ये क्या है, ये टेम्परेरी ऑनर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तब तक लॉ बना सकती है जब तक किसी ने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज पहला सबऑर्डिनेट टू पार्लियामेंट्री लॉ, ठीक है। तो ये जो लॉ बनाएगा, मतलब जो जिसको डेलीगेट किया गया पावर, वो क्या होगा, वो सबऑर्डिनेट होना चाहिए किसके, पार्लियामेंट्री लॉ के सबऑर्डिनेट होना चाहिए। दैट इज इट ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम एन इनेबलिंग एक्ट आल्सो कॉल्ड पेरेंट एक्ट और प्राइमरी लेजिस्लेशन, ठीक है। तो मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस या बायलॉ बनाए जा रहे हैं उसकी पावर कहां से आ रही है, उसकी पावर आ रही है पेरेंट एक्ट से। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे एक एक्ट है रेरा एक्ट, ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। तो उस एक्ट के बाद क्या हुआ कि स्टेट बॉडीज को, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको ये पावर दी गई कि आप जो है लॉ बना सकते हो, लॉ इन द सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो यूपी का अलग है, दिल्ली का अलग है, इस तरीके से चीजें हुई, ठीक है। तो अब यहां पे क्या चीज समझनी है कि इनेबलिंग एक्ट मतलब क्या है,
जो मेन एक्ट है वो कौन बनाएगा, वो लेजिस्लेचर बनाएगा। उस लेजिस्लेचर के एक्ट के बाद आप जो है लॉ बना सकते हो ऑन सम पॉइंट्स जो कि उसमें गिवन होंगे, ठीक है। देन आगे चलते हैं, क्या है, फिल इन द डिटेल्स, मतलब क्या है, पार्लियामेंट इनैक्ट्स द फ्रेमवर्क एंड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फिल्स द टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेम जो है, जो मेन एक्ट है वो बनाई थी पार्लियामेंट ने। अब क्या हुआ, वो मेन एक्ट बनाने के बाद क्या हुआ कि उसमें कुछ गैप्स रह गए। कैसे गैप्स, वो गैप्स जो कि एग्जीक्यूटिव को उस लॉ को एग्जीक्यूट कराने में आ रहे थे, जो प्रॉब्लम्स एग्जीक्यूटिव को फेस करनी पड़ रही थी उस लॉ को एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो गैप्स रह गए। तो पार्लियामेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट ने ये कहा कि भाई हम ये लॉ बना रहे हैं, इसमें अगर कुछ गैप्स रह गए हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो जो कि स्टेट वाइज डिफर करती है, या मान लो उसको एग्जीक्यूट कराने में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ दिक्कत आ रही है, तो उस केस में आप जो है उस गैप्स को फिल करके उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कराओ। इन द सेंस क्यों वो लॉ बनाए गए, इस सेंस में उसको एग्जीक्यूट कराओ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, सपोज दैट सीपीसी की हम बात करते हैं, तो सीपीसी क्या है, इट इज अ लॉ। अब वो लॉ बनाया गया, अब कोड को अगर आप देखोगे तो टेक्निकली फ्रेमवर्क सबके लिए सेम है, ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए सीपीसी का प्रोसीजर सेम है। पर क्या है कि हर स्टेट का कुछ उसमें स्टेट अमेंडमेंट्स हैं। तो वो स्टेट अमेंडमेंट्स क्यों हैं, वो इसलिए है कि पर्टिकुलर स्टेट में एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है वो एग्जीक्यूटिव को पता है, और उसके लेजिस्लेशन ने जगह छोड़ी, वो गैप छोड़ा कि वो एग्जीक्यूटिव जो है अपने हिसाब से उस गैप को फिलअप करे, और इस सेंस में फिलअप करे कि जो भी लॉज को बनाया गया, जिस सेंस में बनाया गया उस सेंस में उसको एग्जीक्यूट कराया जा सके, उसको सही से उसको एग्जीक्यूट कराया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या प्रोस्पेक्ट है। देन आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आती है दैट इज मेड बाय एग्जीक्यूटिव और अदर बॉडीज। ऑब्वियसली हम समझ ही चुके हैं कि लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट करती है कि कुछ पावर्स आपके पास है लॉ बनाने के लिए। देन उसके बाद आगे चलते हैं, कैन बी चैलेंज इन कोर्ट, ठीक है। तो अगर पावर्स जो है एग्जीक्यूटिव उसको इस तरीके से एक्सरसाइज करने लगे जो पेरेंट एक्ट ने उसको पावर ही नहीं दी, या जो लेजिस्लेचर ने उसको पावर ही नहीं दी, तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई साहब उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तो क्या आता है, रीजंस फॉर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या रीजंस हो सकते हैं, पहला टेक्निकलिटी। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है, कहने का यहाँ पे सेंस ये है कि भाई लेजिस्लेचर जो है उसको क्या है, नॉर्मल फ्रेमवर्क तो उसे पता है किस तरीके से बनना है, पर क्या है हर स्टेट पर्टिकुलर टेक्निकलिटीज हैं, या हर एरिया की कुछ पर्टिकुलर टेक्निकलिटीज हैं जो उसे नहीं पता, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए वो जगह छोड़ देगी कि भाई जो भी टेक्निकलिटीज हो आप अपने हिसाब से करके उसे एग्जीक्यूट कराओ, ठीक है। दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हैं जिसकी नॉलेज लेजिस्लेचर को नहीं होगी, तो जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम रूल्स, ठीक है, तो वो क्या है, वो एग्जीक्यूटिव पे उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। देन उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इजियर टू अमेंड देन स्टैट्यूट्स, ठीक है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं अंडर अ पर्टिकुलर एक्ट, वो जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको अमेंड करना इजी होता है, बिकॉज इट इज इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के हैंड में है, तो उसे जहां भी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आई तो उसे थोड़ा चेंज किया जा सकता है, रेदर देन एक्ट जो तो प्रॉपर्ली आपको बिफोर द हाउसेस प्रेजेंट करना पड़ेगा, देन फाइनल असेंट प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है। तो इट इज बेटर कि जो स्टैट्यूट्स हैं उनको अमेंड करने से बेटर है कि जो रूल्स एंड बायलॉज बने हैं अंडर दैट स्टैट्यूट उसे अमेंड किया करना इजी है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, स्पीड का मतलब क्या है कि अगर लेजिस्लेचर सारा कुछ अपने ऊपर वर्क ले लेगी तो क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। ऑब्वियसली जो लॉ बनाने की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी और रिस्पांस स्लो हो जाएगा, पर उन्होंने क्या करा, एग्जीक्यूटिव को थोड़ा डेलीगेट करा जिससे रिस्पांस है वो क्विक है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या है, पार्लियामेंट्री वर्कलोड। तो बेसिकली जो बर्डन ऑन द लेजिस्लेचर है वो भी रिड्यूस होता है थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देन क्या आता है, लोकल एडेप्टेशन। तो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं उन्हें पता है लोकल जो है, मतलब उसके उनके एरिया में जो लोग आते हैं वो किस तरीके से एडेप्टिव हैं, तो उस हिसाब से वो उसमें चीजें प्लेस करते हैं, उन द रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको प्लेस करते हैं। तो इससे क्या है, लोकल एडेप्टेशन जो है वो एरिया स्पेसिफिक हो जाता है और लोकल लोग जो है उसे अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तो क्या आता है, टाइप ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब ये देख लेते हैं, सबसे पहले आता है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। एग्जांपल अगर देखें, रूल्स मेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो इनकम टैक्स एक्ट है दैट इज द पेरेंट एक्ट, उसके अंदर अगर कोई रूल्स बन रहे हैं तो दैट इज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। देन उसके बाद एक केस लॉ है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या आता है, बायलॉज। बायलॉज का मतलब क्या है, मेड बाय लोकल अथॉरिटीज और कॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पार्किंग बायलॉज, ठीक है। देन उसके बाद ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर्स मतलब क्या है, एग्जांपल देख लो, नोटिफिकेशंस ऑन प्राइस कंट्रोल, एक्सपोर्ट बैन्स एंड कर्फ्यूज, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डर्स मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जैसे कर्फ्यू वगैरह लगाया जाता है, तो दैट इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द डीएम जनरली, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या आता है, स्कीम्स।
स्कीम्स का मतलब क्या है, स्कीम अंडर वेरियस वेलफेयर लॉज, ठीक है। तो जो वेलफेयर लॉज है उसमें जो स्कीम्स आती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया और एनी एरिया, ठीक है, वो बेसिकली किसी पेरेंट एक्ट के अंदर आती है। तो वो सारी स्कीम्स क्या है, वो भी एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पार्ट है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो पॉल्यूशन का क्या था, वो नोटिफिकेशन था, जहां पर पॉल्यूशन में जो ग्रैब ऑर्डर्स लगाए जा रहे थे, जहां पर डीजल व्हीकल्स को भी बैन किया गया इन द स्टेज 4, तो वो क्या है, वो नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो वो क्या है, यूज फॉर टैक्स एग्जेम्पशन, एरिया डिक्लेरेशन एटसेट्रा। एग्जांपल देखें, नोटिफिकेशन अंडर कस्टम्स एक्ट एग्जेम्प्टिंग कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो बेसिकली ये है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, अब आता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस इन इंडिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट नहीं करता डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, ठीक है। देन essential legislative functions cannot be delegated, this is the principle under the Indian constitution, जहां पर उन्होंने बोला कि जो लेजिस्लेशन के स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जो लेजिस्लेचर के स्पेसिफिकली जो फंक्शंस प्रोवाइडेड हैं, उनको जो है डेलीगेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर मान लो लेजिस्लेचर बोले कि भाई मेरा सीआरपीसी बनाने का मन नहीं है, एग्जीक्यूटिव बना लेगा, ठीक है, तो दैट इज नॉट अलाउड, बिकॉज ये मेन रोल किसका है, लेजिस्लेचर का है। लॉ मेकिंग रोल, पेरेंट बॉडी बनाने का रोल लेजिस्लेचर का है, ठीक है। देन अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में क्या होगा, आर्टिकल नंबर 13 में जो है वो जुडिशियल रिव्यू होके अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस केस में उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, लैंडमार्क केसेस। तो ये बेसिकली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो 2-3 केस लॉज फॉर ईच टॉपिक आप देख लेना। देन ठीक है, तो यहां पर ये केस लॉज है, ठीक है, ये केस लॉज आप देख लेना। तो 2-3 केस लॉज आपको जो है याद होने चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर टॉपिक, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ठीक है, यहां पर ये लिस्ट जो है हमारी खत्म हो जाती है। 4 और 5 टोटल 5 केस लॉज यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये आप देख लेना बिफोर द एग्जाम। देन आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज जुडिशियल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। तो जुडिशियल कंट्रोल का मतलब क्या है कि भाई आपने पावर डेलीगेट करी, अब बंदे ने उस डेलीगेटेड पावर को एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट करने के बाद कहीं उस पावर की ऐसी तैसी तो नहीं कर दी, तो दैट इज द जुडिशियल कंट्रोल, कि भाई अपनी पावर्स में ही बंदा काम करे, या उसको जितनी अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के अंदर ही बंदे को काम करना चाहिए। देन आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक टर्म मेंशन है अल्ट्रा वायर्स, का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई बॉडी या कोई अथॉरिटी, जिसके जो अथॉरिटी अपनी पावर्स के बियॉन्ड एक्सीड कर दे, अपनी पावर्स को एक्सीड कर दे, अपनी पावर्स के अपनी लिमिट्स को भूल जाए, दैट मींस दैट अथॉरिटी इज एक्टिंग अल्ट्रा वायर्स, मतलब वो अपनी पावर्स को एक्सीड कर रहा है जो कि उसकी पावर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, उस बेसिस पे जो भी उसने काम करा इन द एक्सीडिंग लिमिट ऑफ द पावर, उस केस में उस काम को क्या कर सकते हैं, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है या फिर स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। तो इसमें देख लेते हैं, दैट इज सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायर्स, मतलब क्या है, बियॉन्ड द अथॉरिटी कन्फर्ड बाय स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट ने जितनी अथॉरिटी दी उसके आगे चलेगी अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी या कोई भी अथॉरिटी जिसने उस स्टैट्यूट से पावर ली है, ठीक है। तो अगर उसने अपनी लिमिट्स को एक्सीड कर दिया, सब्सटेंटिव लिमिट को, तो क्या होगा, वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, और अल्ट्रा वायर्स होते ही वो जो लॉ बनाया, जो भी रूल बनाया, वो स्टक डाउन हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स, मतलब नॉट मेड फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, ठीक है। तो जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर था किसी भी लॉ या रेगुलेशन को बनाने का, उसको फॉलो नहीं किया बल्कि डायरेक्टली बना दिया, तो क्या होगा, प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स होके जो लॉ है वो स्टक डाउन हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायर्स, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया, कोई भी फंडामेंटल राइट को या किसी भी ऐसे प्रोविजन को जो कि मैंडेटरी था, उसको आपने वॉइड कर दिया, उसके अगेंस्ट चले गए, तो उस केस में क्या होगा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, और जो लॉ बना, जो रूल बना, उसे हटा दिया जाएगा। देन उसके बाद आते हैं क्या, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसको समझ लेते हैं, दैट इज लेइंग प्रोसीजर। तो सिंपली मतलब क्या है कि जैसे ही पार्लियामेंट क्या करेगा, अपने पावर्स को डेलीगेट करेगा, कोई गैप बनाएगा या कोई फिल करने के लिए एरिया छोड़ देगा, तो उस केस में क्या होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले उस एरिया को कैसे भरना है, उस पर लॉ कैसे बनाना है, वो एग्जैक्टली बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल रखना है या नेगेटिव सेंस में रखना है या फिर एफर्मेटिव सेंस में रखना है, तो ये चीजें क्लियर करेगा कौन, लेजिस्लेशन, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो क्या आता है, कमिटीज, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, जो है बेसिकली वो कमिटीज की तरह काम करेंगे। एंड देन आता है क्या, क्वेश्चन एंड डिबेट्स इन पार्लियामेंट, तो जो भी लॉ प्रपोज होगा उस पे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं और उस पे डिबेट हो सकती है इन द पार्लियामेंट। देन उसके बाद आगे आता है क्या, रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो ये बेसिकली एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
डेलीगेटेड पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, टू मेक डिटेल्ड रूल्स, ठीक है। तो डिटेल्ड रूल्स बनाने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। देन उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट के पास देखें तो सीबीडीटी के पास पावर है टू मेक रूल्स फॉर असेसमेंट एंड एग्जेम्पशंस, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो मोटर व्हीकल एक्ट अगर देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है, ठीक है। देन फैक्ट्रीज एक्ट अगर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स है टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। देन आगे चलते हैं, देन आता है आपका कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो ओवर हो गया। अब चलते हैं क्विक रिवीजन टेबल बिफोर द एग्जाम्स, ताकि आप लोग जल्दी से रिवाइज करके एग्जाम अच्छा कर पाओ, ठीक है। तो फीचर क्या है, कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव और अथॉरिटी पावर्ड बाय द लॉ। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है उसमें कौन अथॉरिटी होती है? या तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है या फिर कोई और बॉडी जो कि लॉ के थ्रू एम्पावर्ड हो, ठीक है। देन आगे चलते हैं, सोर्स ऑफ पावर अगर देखें तो कोई एक इनेबलिंग एक्ट होती है, मतलब कोई पेरेंट एक्ट जो उसको पावर दे रही है, ठीक है। देन एग्जांपल्स अगर देखें रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, नोटिफिकेशंस। देन आगे चलते हैं, और फीचर्स अगर देखें तो उसमें जुडिशियल कंट्रोल होता है और ये लीडिंग केस लॉज है, और पर्पस क्या है? इंप्लीमेंटेशन और एंड डिटेलिंग ऑफ द लॉ, ठीक है। देन आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मतलब क्या है कि किस तरीके से ये इंडिया में आया। तो बेसिकली अगर मैं कहूं तो मैंने आपको एक तरीके से बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, जब हमने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी जो ट्री है उसकी रूट्स है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो रूट्स है उसके थ्रू क्या है, ट्री जो होता है अलाइव होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है सिमिलरली अगर कोई भी लॉ आ रहा है तो बेसिस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है, तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कोई लॉ एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है बेसिकली ये हम डिस्कशन कर ही चुके हैं क्या है एग्जैक्टली। अब देखिए द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डील्स विद वेदर सच डेलीगेशन इज वैलिड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट एक्सटेंट द लेजिस्लेचर कैन डेलीगेट इट्स पावर विदाउट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि किस एक्सटेंट तक वो पावर अलाउड है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तो बेसिस अगर देखें तो कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सप्लिसिटली डील करे विद द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बट जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसकी वैलिडिटी है जो है हम ड्राइव कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं किन चीजों से। सबसे पहले जो सेपरेशन ऑफ पावर प्रोवाइडेड है इन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर मतलब द पावर इज डिवाइडेड या पावर इज सेपरेटेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 13 जो है बात करता है लॉज इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन दैट इज मस्ट नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो बेसिकली सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू जो लॉ है वो फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट नहीं कर सकता। जैसे हमने डिस्कशन किया था, हमने स्टेट की बात करी थी, तो स्टेट में हमने सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं। अगर ऐसा होता में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कोई एक्सपेक्ट नहीं है तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं उनको स्टेट नहीं माना जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फॉर एग्जांपल द स्कूल अथॉरिटीज एक्सेट्रा, जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन्ड है या फिर कहूं तो गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन्ड है, तो वो सब भी क्या होंगे, वो भी स्टेट माने जाएंगे और वो भी किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकते। अब ऑब्वियस है एक चीज, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो किसी ना किसी लॉ के थ्रू होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको लिमिटेड एक्सटेंट में लेके चलते, जहां पर कहने का मतलब सिर्फ इतना होता कि अगर लेजिस्लेचर ही सिर्फ स्टेट है तो ही तो वो लॉ बनाएगी, तभी तो वायलेट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि लॉ दूसरा भी बना सकता है, तभी तो दूसरा व्यक्ति को भी हमने स्टेट माना है कि ये व्यक्ति या ये अथॉरिटी भी स्टेट है, और ये भी जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स, जो एक्ट्स बनाएगी, जो स्टैट्यूट्स बनाएगी, वो जो है वो वायलेट नहीं करेंगे किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखोगे। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, मतलब क्या है इंटरप्रेटिंग द लिमिट्स ऑफ परमिटेड डेलीगेशन, ठीक है। तो जो जुडिशरी है वो बताती है कि किस तरीके से जो डेलीगेशन है वो किस लिमिट तक परमिटेड है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तो क्या है व्हेन इज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कब है, सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कब है ये, जब पेरेंट एक्ट मतलब जो मेन एक्ट है जिसके थ्रू पावर मिल रही है वो क्या करे, क्लियरली लेस डाउन द पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो क्या पॉलिसी है और क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कुछ रूल्स बना सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट गाइडेंस एंड लिमिट्स टू द डेलीगेट, ठीक है। तो जिसको पावर मिल रही है उसको स्पेसिफिक गाइडेंस होनी चाहिए तरीके से, और लिमिट्स डिसाइडेड होनी चाहिए कि किस लिमिट तक वो जो है लॉ बना सकते हैं वो अथॉरिटीज, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, इट डज नॉट डेलीगेट एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस सच एज मेकिंग और चेंजिंग पॉलिसी, ठीक है। तो जो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, सपोज दैट जो मेन लॉ बनाया लेजिस्लेचर का, जो मेन ड्यूटी थी लॉ बनाने की, उसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। एंड देन आता है इट डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। तो जो भी लॉ बना, जो भी पेरेंट एक्ट है वो, या फिर
जो लॉ बना रहे हैं डेलीगेटेड पर्सन, जिसको पावर हुई है, जिसको लॉ बनाने की पावर दे दी गई, तो वो जो व्यक्ति है या जो अथॉरिटी है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती, ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्या आता है, कब जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, जब पहला क्या, इट गिव्स ब्लैंक अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड पावर्स। ठीक है, तो जब पावर्स ही पता ना हो, उसकी कोई लिमिट पता ना हो, किसी भी एक्सटेंट तक बना दो पावर्स, इस तरीके से दे दी गई, तो उस केस में क्या होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। देन इट इन्फ्रिंजेस फंडामेंटल राइट्स। तो अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, ऑब्वियसली हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कोई नहीं कर सकता। तो कौन नहीं कर सकता, आंसर इज द स्टेट। स्टेट कभी भी पॉलिसी बना के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकता। अब स्टेट में हमने डिस्कस किया था कि लेजिस्लेचर भी आता है, एग्जीक्यूटिव भी आता है और जुडिशियल भी आता है। तो इसका मतलब लेजिस्लेचर भी पावर है लॉ बनाने की या पॉलिसी बनाने की, तभी तो पॉलिसी से फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। या फिर एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर है लॉ बनाने की या पॉलिसी बनाने की, तभी तो पॉलिसी से या लॉ से फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। ठीक है, तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन इज नॉट पॉसिबल। देन आगे चलते हैं, इट गोज बियॉन्ड स्कोप ऑफ इनेबलिंग एक्ट। ठीक है, तो जो स्कोप था इनेबलिंग एक्ट का, मतलब जो पेरेंट एक्ट का स्कोप था, उसके बियॉन्ड चले गए, उसको उसकी पावर्स को भूल गए, उसकी लिमिट्स को भूल गए, लिमिट्स क्रॉस कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी वायलेट कर दिया, तो उन केस में भी क्या होगा, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर है वो खत्म हो जाएगी, उसे हम नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो केस लॉस आ जाता है, ये देख लेना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये इस केस में हेल्ड हुआ था। देन आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये केस लॉस बेस्ड, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मेनली केस लॉ बेस्ड सब्जेक्ट है, तो आपको केस लॉस तो मेंशन करने ही पड़ेंगे इन द एग्जाम्स फॉर फेचिंग बेटर मार्क्स। ठीक है, देन आगे चलते हैं, ये थर्ड केस लॉ है। ठीक है, तो ये थर्ड केस लॉ की जजमेंट। देन फोर्थ केस लॉ, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले भी, तो ये केस लॉ रिपीट हुआ है, पहले भी ये था। ठीक है, देन उसके बाद ये आपके केस लॉज हैं। देन आगे चलते हैं। ठीक है, सिक्स्थ केस लॉ, तो बेसिकली बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है केस लॉज के थ्रू ड्राइव हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी केस, दैट इज द आधार जजमेंट। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर कोई डाउट है या फिर किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या प्रिंसिपल्स लेट डाउन बाय द जुडिशरी। तो क्या प्रिंसिपल्स जुडिशरी ने लेट डाउन करे, सबसे पहला, एसेंशियल फंक्शंस कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ठीक है, तो जो लेजिस्लेचर है वो अपने एसेंशियल फंक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली उसको दिए हैं उसको डेलीगेट नहीं कर सकता एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो उसके बाद गाइडेंस एंड स्टैंडर्ड्स जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जो गाइडेंस है अबाउट द अथॉरिटी कि वो किस लेवल पे लॉ बना सकती है, हद तक लॉ बना सकती है, प्लस उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड है किस स्टैंडर्ड पे उसको लॉ बनाना है, वो चीज जो है पेरेंट एक्ट में बतानी जरूरी है। देन उसके बाद जुडिशियल रिव्यू जो है अवेलेबल है, मतलब अगर कोई भी केस में ऐसा लगे कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, तो उस केस में जुडिशियली रिव्यू करके उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। एंड देन सब डेलीगेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। सब डेलीगेशन का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है, मान लो कि मैं हूं, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं हुआ या मेरा लेक्चर लेने का मन नहीं हुआ, तो मैंने अपने किसी कलीग को बोल दिया कि आप लेक्चर ले लो। अब उसका भी मन नहीं हुआ तो उसने किसी और को बोल दिया, तो दैट इज नॉट अलाउड। सिमिलरली तो यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को बोला, एग्जीक्यूटिव का मन नहीं हुआ तो उसने मान लो कि जुडिशरी को बोल दिया। ठीक है, तो इस तरीके का कोई सीन नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा हो रहा है तो दैट इज नॉट अलाउड, सब डेलीगेशन नॉट अलाउड। ठीक है, फिर आगे चलते हैं एग्जांपल्स। तो ये बेसिकली हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या क्या इसमें एग्जांपल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सब डेलीगेशन का एक डिटेल एग्जांपल दे देता हूं। क्या, सबसे पहले समझो कि मान लो कि सपोज दैट यूपी रेंट एक्ट है, यूपी रेंट एक्ट है। ठीक है, अब इस रेंट एक्ट के अंदर मान लो कि जो केस था वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल पे जाना था। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के जो भी ऑफिसर इंचार्ज हैं, ठीक है, उनके पास ये पावर है कि वो इसके केसेस को हैंडल कर सकते हैं। प्लस उनके पास ये पावर्स है कि सपोज दैट उनके पास ये पावर्स है कि इसमें एक रूल्स बना सकते हैं कि व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू द रेंट लॉज। ठीक है, अब मान लो कि इनके पास ये स्पेसिफिक पावर दी इसने यूपी रेंट एक्ट ने। ठीक है, अब क्या करें, ये बोले कि भाई मेरे जो सेक्रेटरी हैं वो इस पे रूल्स बना देंगे। ठीक है, तो दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सब डेलीगेशन। ठीक है, तो ये चीज अलाउड नहीं होती। अब उसके बाद ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डेलीगेशन। तो ये क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है किस चीज के लिए, फ्रेमिंग पॉल्यूशन रूल्स। ठीक है, तो पॉल्यूशन रूल्स बनाने की पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें दी हुई है। ठीक है, सिमिलरली कस्टम्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, FSSAI एक्ट, तो बेसिकली ये सारी चीजें इसमें आप देख लोगे। देन आगे चलते हैं, तो ये क्या है, ऑल दीज रूल्स आर वैलिड ओनली सो लॉन्ग एज दे आर विद इन द लिमिट्स ऑफ द पेरेंट एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दो चीजें हैं याद रखनी है कि जब तक
जो अथॉरिटी लॉ बना रही है वो पेरेंट एक्ट मतलब जिस एक्ट ने उसको अथॉरिटी दी है उसके लिमिट्स में है प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में है, तब तक उसके जो बनाए हुए रूल्स हैं वो वैलिड है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आते ही समरी टेबल देख लेते हैं। इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशनल इन इंडिया? आंसर इज यस, बट देयर इज आर्टिकल। ठीक है, देन उसके बाद इज कैन एसेंशियल फीचर्स बी डेलीगेटेड? द आंसर इज नो। देन कैन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, देन उसके बाद क्या चलते हैं, इसमें क्या है, कैन इट बी जुडिशियली रिव्यूड? द आंसर इज यस, ऑब्वियसली जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस हमेशा ही अवेलेबल रहता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे आता है क्या, केस लॉ, तो ये आप कर ही दोगे। देन आगे चलते हैं कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ये फाइनली द कंक्लूजन। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो कंट्रोल मैकेनिज्म का मतलब क्या है, जो लेजिस्लेशन डेलीगेट कर रहा है पावर्स टू मेक द रूल्स, टू मेक द रेगुलेशंस, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, जो पावर्स दी जा रही हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली हमने इन डिटेल तो नहीं किया पर इन पासिंग रेफरेंस तो हमने डिस्कस कर लिया है। तो बेसिकली देखें तो क्या है, सबसे पहले प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर को प्रिवेंट करने के लिए कि किसी को पावर दी गई तो उस पावर को वो अब्यूज ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल जरूरी है। देन इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, तो जो व्यक्ति या जो अथॉरिटी को काम दिया गया है वो अकाउंटेबल है टू द अथॉरिटीज एंड टू द पब्लिक एज वेल, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना जरूरी है। एंड देन मेंटेन रूल ऑफ लॉ, मतलब जो लॉ है वो हमेशा सुपीरियर रहना चाहिए, तो इसलिए उनको कंट्रोल करना जरूरी है। देन इसमें देखिए 3 तरह के कंट्रोल है, क्या, पहला पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल एंड प्रोसीजरल कंट्रोल। ठीक है, तो ये देखना है। देन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, दैट इज पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है, जब पार्लियामेंट ने कोई एक्ट को इनैक्ट किया कहीं उन्होंने बता दिया कि क्या पावर्स हैं टू डेलीगेट द लेजिस्लेशन। ठीक है, तो क्या पावर्स है उसको उन्होंने उसमें बता दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, सोर्स ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी एंड प्लेज क्रूशियल रोल इन मॉनिटरिंग रेगुलेटिंग द पावर्स इट डेलीगेट्स। ठीक है, तो जो पावर्स डेलीगेट हो रही हैं उसको रेगुलेट करने में पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल है। कैसे, सबसे पहला मेथड क्या है, लेइंग द प्रोसीजर, क्या है, क्या प्रोसेस है टू मेक द रूल्स, क्या प्रोसेस है टू मेक द रेगुलेशंस अंडर द एक्ट। ठीक है, तो क्या है वो चीज जो है पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है, दैट इज फर्स्ट नेगेटिव लेइंग, मतलब क्या है, बिकम्स लॉ अनलेस एनल्ड विद अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो जो लॉ है, सपोज दैट ये नेगेटिव लेइंग है, मतलब नेगेटिव तरीका है इसको रोकने का या फिर कंट्रोल करने का। नेगेटिव तरीका क्या है कि अगर उसको एक स्पेसिफाइड पीरियड में मना नहीं किया गया, एक स्पेसिफाइड पीरियड में रोका नहीं गया, तो क्या बन जाएगा, वो लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो जब तक उसको स्पेसिफाइड पीरियड है तब तक उसे लॉ नहीं मानते, अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड जो है खत्म हो गया, उसको रोका नहीं गया, तो वो लॉ बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अफर्मेटिव लेइंग, मतलब क्या है, बिकम्स लॉ आफ्टर एक्सप्लिसिट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है उसके बाद ही जब वो अप्रूव कर देगा पार्लियामेंट, तब वो जाकर के क्या बनेगा, वो लॉ बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो एग्जांपल देख लो। देन उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आता है क्या, पार्लियामेंट्री कमिटीज, मतलब कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा रिव्यूज। ठीक है, क्या रिव्यू करते हैं, सबसे पहले कंसिस्टेंसी विद द पेरेंट एक्ट, जो पेरेंट एक्ट है जिसके अंडर वो लॉ बन रहा है या रेगुलेशन बन रही है या रूल बन रहा है, उसके पेरेंट एक्ट के साथ वो कंसिस्टेंस है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है पेरेंट एक्ट के प्रोविजंस कुछ और कह रहे हैं और जो लॉ उसके अंदर बन रहा है थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो कुछ और हो। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, रीजनेबलनेस, तो रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ अलाइंड होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को जो है लॉ वो हटा नहीं सकता या फिर वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या है, क्वेश्चन आर डिबेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमपी कैन रेज कंसर्न्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड अब्यूज ऑफ डेलीगेटेड पावर्स। ठीक है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर है कि वो उस पे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद रेजोल्यूशंस एंड एनलमेंट, तो बेसिकली मोशंस होते हैं। बेसिकली मोशंस क्या है, पार्लियामेंट कैन पास रेजोल्यूशन टू अमेंड और एनल अ स्पेसिफिक रूल और रेगुलेशन। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है या तो उसको अमेंड कर दे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, या फिर एनल कर दे मतलब हटा दे। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो रेलेवेंट केस लॉ है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे खत्म। एंड देन फिर आता है क्या, नेक्स्ट आपका टॉपिक, सब टॉपिक, दैट इज जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो जुडिशियल कंट्रोल हमने ऑलमोस्ट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जो जुडिशरी है उसको क्या है, वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इंश्योर्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन रिमेन्स विद इन द लीगल बाउंड्स। ठीक है, तो जो लीगल बाउंड्स हैं, मतलब जिस अथॉरिटी ने उनको बनाया है उसके लिए कुछ लीगल बाउंड्स बनाए हैं, कुछ लिमिट्स बनाई हैं, उसके अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो ग्राउंड्स देखें अगर क्या है जुडिशियल रिव्यू करने के, तो अगर कोई लॉ बनाया किसी अथॉरिटी ने ऑन द बेसिस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और वो सब्सटेंटिव लॉ के अगेंस्ट हो, मतलब
जो पेरेंट एक्ट ने उसको पावर्स दी, उस पावर्स के अगेंस्ट हो, कितनी पावर दी उसको एक्सीड कर दिया पेरेंट एक्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं, पेरेंट एक्ट ने, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ग्राउंड है फॉर द जुडिशियल रिव्यू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो स्कोप ऑफ द इनेबलिंग एक्ट से बाहर चला गया तो इसमें जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, और ये एग्जांपल है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, प्रोसीजरल अल्ट्रावायरस, मतलब जो प्रोसेस बताया इन द पेरेंट एक्ट, मतलब जिस एक्ट ने डेलीगेट किया पावर को, उसने एक प्रोसेस बताया था कि इसको इस तरीके से इनेक्ट करना है, सपोज दैट नेगेटिव वाला या फिर एफर्मेटिव वाला, ठीक है, तो कोई प्रोसेस बताया था, अब वो प्रोसेस उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा, तब भी जो जुडिशियल रिव्यू का एस्पेक्ट है वो खुल जाता है। एंड देन आता है आपका क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रावायरस, मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं बाय द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, फिर आता है क्या, आर्बिट्रेरीनेस और अनरीजनेबलनेस, तो जो लॉ बना वो आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 है दैट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, उसी में आता है फेयर होना चाहिए और अनबायस्ड लॉ होना चाहिए, और अगर आर्बिट्रेरी पावर किसी को दे रहा है कोई भी लॉ, तो क्या होगा, वो फंडामेंटल राइट के वायलेटिव होगा, और उसे हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, ठीक है। तो जो कोर्ट है उनके पास पावर है, दे कैन स्ट्राइक डाउन द रूल्स दैट आर आर्बिट्रेरी, डिस्क्रिमिनेटरी और इरेशनल। जो इरेशनल है, आर्बिट्रेरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, जिनके पीछे कोई एक अच्छी मोटिव नहीं है, तो उन लॉज को जो कोर्ट है उनके पास पावर है कि वो उसे स्ट्रक डाउन कर दे। देन आगे चलते हैं तो ये केस लॉ आ जाता है एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन आता है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, ये मैं डिटेल में डिस्कस कर ही चुका हूं। मतलब क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज इनवैलिड इफ इट गोज बियॉन्ड द पावर्स कन्फर्ड बाय द लेजिस्लेटर, तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बियॉन्ड का मतलब अल्ट्रा एंड पावर्स का मतलब वायर्स, ठीक है, तो बेसिकली ये चीज है। देन आगे चलते हैं, अब आता है आपका प्रोसीजरल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो प्रोसीजरल कंट्रोल क्या है भाई, जो पेरेंट एक्ट थी उसने कुछ प्रोसीजर बताया कि आप लॉ बना सकते हो, पर लॉ को इन्फोर्स कराने का प्रोसेस कुछ ये है, ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे कुछ इंटरनल चेक्स बनाए, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ रूल्स, ठीक है। तो जब रूल्स बनाए जा रहे हैं इन अ पर्टिकुलर पेरेंट एक्ट, तो उससे पहले कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें कुछ पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एज वेल एज वो लॉज जो है वो फेयर होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद मेथड्स अगर देखें तो पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट, ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, कोई भी लॉ बनता है, रेगुलेशन बनती है, रूल बनती है, तो उसे हम ऑफिशियल गजट में पब्लिश करते हैं, ताकि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वहां पे किया जा सके, ठीक है। एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं, कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स, मतलब क्या है, रिक्वायर्ड अंडर सम एक्ट्स बिफोर फ्रेमिंग रूल्स, एग्जांपल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिक्वायर्स कंसल्टेशन विद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की कंसल्टेशन जरूरी है फॉर मेकिंग द रूल्स अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, तो कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स जरूरी हो जाए। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, प्री पब्लिकेशन एंड इम्यूटेशन ऑफ कमेंट्स, ठीक है, तो जो रूल्स हैं वो पब्लिश फॉर पब्लिक कमेंट जो है उसे पब्लिश कर देते हैं, ताकि अगर पब्लिक को कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो वो जो है वो उसमें पुटअप करे जा सके, और ये जनरली किसमें होता है, टेक्निकल और रेगुलेटरी फील्ड्स में। फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो एफएसएसए ये वाला एक्ट है, ड्राफ्ट फूड रेगुलेशंस आर पब्लिश फॉर स्टेक होल्डर इनपुट, ठीक है, तो जो स्टेक होल्डर्स है उसके इनपुट का वेट करना जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, रूल मेकिंग प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन पेरेंट एक्ट, तो अगर पेरेंट एक्ट में कुछ रूल मेकिंग प्रोसीजर जो दिए हुए हैं उसे फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। तो अगर डिटेल प्रोसीजर है, जैसे फेलियर टू फॉलो जो है वो इनवैलिडेट हो जाएगा, क्या जो रूल बना उसको इनवैलिडेट कर देगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आप समरी टेबल आ जाओ, समरी टेबल देख लो, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्विक रिवीजन जरूरी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री मतलब लेइंग कमिटी स्क्रूटनी एंड एनलमेंट, ठीक है। देन उसके बाद जुडिशियल कंट्रोल अगर देखें तो अल्ट्रावायरस डॉक्ट्रिन, वायलेशन ऑफ राइट्स, एंड देन उसके बाद प्रोसीजरल अगर देखें तो गजट नोटिफिकेशन जरूरी है, पब्लिक कंसल्टेशन जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, तो ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पे खत्म नहीं होता, तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो यूनिट नंबर 2 है वो खत्म होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट में, बिकॉज इंटरनल का सिलेबस इज ओवर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट।